नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन सेंटर यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में बोले तो सैग में। ठीक है। दोस्तों, हम जैसे कि अपनी सीजीएल की जो सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर की, जो भी सितंबर में पूछे गए हैं आपके, कंटिन्यू करते हुए हम इकोनॉमी पे आ गए हैं। द मोस्ट अवेटेड, द मोस्ट रिकमेंड टॉपिक जो पूछे रहे, हमको बच्चों ने बोला है कि आप इकोनॉमिक्स पे लेके आइए, तो इकोनॉमिक्स पे लेकर हम हाजिर हो गए हैं। हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री कर चुके हैं, अब हम इकोनॉमी पे आ गए हैं। अगर आपने वो पुरानी वीडियोस जो हम करा चुके हैं सीजीएल के अलग टॉपिक्स में, दूसरे टॉपिक्स में, वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी शेयर बढ़े, हमारे व्यूज बढ़े, हमारा रिकमेंडेशन हो और इससे हमको मोटिवेशन मिलेगी और हम इससे ज्यादा बेहतर कंटेंट ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक ही वीडियो में हम सारे इकोनॉमी में जितने भी पूछे क्वेश्चन गए हैं आपके सीजीएल में, वो हम कवर खत्म कर देंगे। जैसे कि आपने देख लिया होगा सीजीएल की टीयर वन की आपकी जो लिस्ट आ गई है, कट ऑफ आ गई है, वहां पे देख लिया होगा कितनी हाई कट ऑफ गई है। जनरल की 150 प्लस चली गई है और ओबीसी की 148 चली गई है। तो आप देख रहे हैं ना, ये कट ऑफ हाई इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चे जो है ना वो जीएस में भी ध्यान दे रहे हैं। आप इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में तो अच्छे स्कोर कर रहे थे, लेकिन जीएस में नहीं कर रहे थे। अब बच्चे जीएस में भी करने लग गए हैं। उसका जो कारण है वो यही है, बच्चे जीएस पढ़ रहे हैं और आपसे भी यही बोलूंगा, आप भी पढ़िए। ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर हम कर रहे हैं ना सीजीएल के, यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके रेलवे में आने वाले शिफ्ट में, आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको करके चलिएगा। इकोनॉमिक्स सबसे मेन टॉपिक है, इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ असेट ऑफ अ बैंक आर ग्रेटर देन लायबिलिटी व्हाट विल बी रिकॉर्डेड एज। यदि एक बैंक के परिसंपत्ति संपत्तियों दायित्वों से अधिक है तो इसे दर्ज क्या किया जाएगा। जब मान लीजिए, जब बैंक की जो संपत्ति होती है वो लायबिलिटी से ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, संपत्ति। असेट मतलब आपकी संपत्ति, क्या क्या संपत्तियां हैं बैंक की, ठीक है, वो, और उसकी लायबिलिटी से ज्यादा है। लायबिलिटी मतलब जो कर्जा है, जो उसको क्रेडिट में दे रखा है उसको वापस लेना है, जो कर्जा होता है ना उनका, जो उनको देना होता है, लौटाना होता है, लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम नेटवर्थ। क्या बोलते हैं हम, नेट वर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। The government of India allowed automatic approval of -% of FDI by the Reserve Bank of India in 9 category of industries. भारत सरकार ने 9 श्रेणियों के उद्योगों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा %% एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी है। तो कितने को अनुमति दी है उन्होंने, ये अनुमति दी है आपने 74 में। कितने को दिया है, 74 में। एफडीआई की फुल फॉर्म होती है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो भी देश किसी भी देश में, चाहे तो अगर एग्जांपल ले इंडिया का, तो कोई भी देश, फॉर एग्जांपल आपका जापान हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, कोई भी देश हो गया। यूरोप तो आपका देश नहीं है, कॉन्टिनेंट वो है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन उसमें कई सारे राज्य आते हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। ठीक है, तो अगर कोई भी देश भारत में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करेगा तो वो रुपये में तो करेगा नहीं, वो करेगा अपनी करेंसी, जो उनकी करेंसी होगी वो करेंसी भारत में लेकर आएगा, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा, फिर वो उसको इंडियन करेंसी में चेंज करवाएगा। उस चेंज कराने के बाद जो उनको भारतीय रुपया मिलेगा फिर वो निवेश करेगा। सो जो वो अपनी करेंसी लेकर आ रहा है भारत में, उसको बोलते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, लगभग $600 बिलियन से ऊपर चला गया है। पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, पाकिस्तान का मैं बोल ही रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ आपको। पाकिस्तान का रिजर्व बैंक कितना है, कितना उसके पास रिजर्व पड़ा है, 4-5 बिलियन, 6-7 बिलियन पड़ा होगा, वो भी उसका लोन का ही है। तो इनमें कोई भारत और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं अभी क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है, हमको करना चाहिए चाइना से कंपैरिजन। चाइना का जो एफडीआई होता है वो होता है आपका 3 ट्रिलियन, बिल्कुल सही सुना आपने, 3 ट्रिलियन से भी ऊपर का उनके पास जो है वो एफडीआई पड़ा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन करेंसी पड़ी है। और भारत के पास जो है वो 600 बिलियन से ऊपर है। जल्दी हम 2-3 सालों में जो है वो 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। आप देख रहे होंगे, अगर जो भी बच्चे, अगर स्टूडेंट्स स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो उनको पता होगा 1 हफ्ते 3-4 दिनों से क्या हो रहा है, स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो आने वाले टाइम में भारत जो है वो 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा एफडीआई में। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड की ओर। Which among of the following definition best describe the concept of microfinance? माइक्रोफाइनेंस की अगर बात करें तो इसमें से कौन सी ऐसी परिभाषा है, डेफिनेशन है, जो बिल्कुल दर्शाती है माइक्रो डेफिनेशन को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर, मैं पहले बता दूं आपको माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। माइक्रो फाइनेंस आपका वो फाइनेंस होता है, वो एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम लो से लो, चाहे किसी की इनकम हो चाहे ना हो, गरीब से गरीब तबका, पिछड़े से पिछड़ा तबका को भी हम फाइनेंशियल एक्टिविटी से जोड़ सके। फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब होता है बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम से लेन देन से जोड़ सकें, उसको बोलते हैं हम क्या,
माइक्रो फाइनेंस, इसका बेसिकली काम होता है कि हर एक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना और उनको अपलिफ्ट करना, उनका जो रिवेन्यू होता है, एक्सेप्ट होता है, उनको बढ़ाना। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। माइक्रो फाइनेंस इज अ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट और लो इनकम इंडिविजुअल और ग्रुप। सूक्ष्म वित्त और बैंकिंग सेवा है जो बेरोजगार को निम्न आय वाले व्यक्तियों को समूह के प्रदान की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Which among of the following scheme enables students mobility across the higher education institution? निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को गतिशीलता को सक्षम बनाती है? तो कौन सी शिक्षा है, कौन सी योजना जो सक्षम बनाती है? ये बनाती है आपकी एकेडमिक क्रेडिट ऑफ बैंक, एकेडमिक माफ कीजिएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। The Central Bank of India or the Reserve Bank of India was created before independence in the year 1934. The recommendation to create a central bank was made by Dash Commission. तो कौन सा कमीशन था जिसके रिकमेंडेशन से, जिसी कमीशन से आपका क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था? ये हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा था आपका? आंसर नंबर हो जाएगा ए, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, इससे हमको तीन चीजें पता लगती है अगर हम क्वेश्चन देखते तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया and it was created through the commission of Hilton Young Commission. Okay, the recommendation of the Hilton Young Commission, and when they are established in the 1934. Okay, याद रहेगा ना, 1934 में जो है इन्होंने अपनी कमीशन बनाई थी हिल्टन यंग, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1934 में, बनाया था आपका 1935 में, याद रखिएगा। 6 की ओर बढ़ते हैं। The primary object of the Stand Up India, Stand Up Initiative, Stand Up India इनिशिएटिव का जो आपका उद्देश्य क्या है? स्टैंड अप क्या हो सकता है आपका? ये है आपका टू फैसिलिटेट द बैंक लोन फॉर द SC वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना, इजी बनाना। अनुसूचित जनजाति या जनजाति के महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण को सुविधाजनक बनाना, इजी बनाना। SC और जो जितने भी वुमेन्स एंटरप्रेन्योर हैं जो कि बिजनेस करना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए जो लोन होता है वो आपका जो होता है इजी बनाने का होता है। और कौन कौन सी बैंक, कौन कौन सी सरकार स्कीम चला रही है? ठीक है, पीएम श्रम योजना है, पीएम श्रम योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना चल रही है ना आपकी, जिसमें ठेलेबाज जो ठेला लगाते हैं, जो भी आपको बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। समझ गए? याद रहेगा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 की ओर। Which among of the following component is a self help group बैंक SHG's लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम का एक घटक है? कौन सा है? हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा ए, बैंकिंग प्रोवाइडेड लोन्स टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ SHG's। बैंक SHG's के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। तो जो आपके SHG होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ये बेसिकली होते क्या है? बेसिकली आपने सुना होगा कमेटी के बारे में, आपके पेरेंट्स, माता पिता, जो सुना होगा आपने, कमेटी डालते हैं, एक सभी लोग पर्चे डालते हैं, उसमें से एक की पर्ची निकलती है, तो उसको जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो कमेटी उठा लेता है, 1 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की, जो भी आपको हो सकता है। ठीक है, और को महीने मंथली होता है एक लिमिटेड मिनिमम पेमेंट जो उसको देनी होती है। तो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ऐसा ही है, थोड़े बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल आर टुगेदर एंड दे कलेक्ट मनी फ्रॉम ईच एंड एवरी मेंबर। ठीक है, और एक टाइम पे आके जिस बंदे को भी, जिस भी व्यक्ति को हु नीड्स द मनी, दे कैन विथड्रॉ फ्रॉम द अपने ग्रुप्स। अब ठीक है, अपने ग्रुप से वो अपने SHG से जो होता है वो निकाल सकता है। और SHG को जो होती है, दे आर बी रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको भारतीय सरकार के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इसी के तहत जो इनको जो है वो इजीली, आसानी से जो है ऋण दे दिया जाता है। समझ गए? 9 की ओर बढ़ते हैं। द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क FITF was introduced in India post of the amendment of the Reserve Bank of India 1934. So we have read in a previous question that Reserve Bank of India is also known as the Central Bank of India, and they are recommended the which committee, which commission recommended for the creation of Reserve Bank of India? अब please tell me in the कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सी कमीशन ने बताया। अभी ये पढ़ा है हमने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, सो लचीली मुद्रास्फीति ऋण लक्ष्य निर्धारण ढांचा FITF भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद डैश में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था आपका? 2016 में। कब किया गया था? 2016 में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। The microfinancing was first used in 1970 during the development of Grameen Bank of Bangladesh, which was founded by।
माफ कीजिएगा दोस्तों, ये जो पीछे से आपको वो नॉइस आ रही है, क्या करें, अब समाज में रहते हैं, गली में रहते हैं, तो थोड़े बहुत नॉइस तो आती है, ठीक है, इसके लिए क्षमा। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा सबसे पहले 1970 के दशक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों के विकास के दौरान उपयोग की गई थी, जिसे डैश द्वारा स्थापित किया जाता है। तो किसने किया है आपका स्थापित? ये स्थापित करा था, आंसर नंबर हो जाएगा डी, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस कौन है आपके? यही है जो आपके बांग्लादेश में जो आपकी तख्ता पलट हुआ था अभी, जो कि शेख हसीना वहां की जो चुन के सरकार आई थी, जो उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, उसको हटा दिया गया। किसके द्वारा? अब सच्चाई बताने लगूंगा तो भाई मेरे को उठा लेंगे सीआईए वाले, समझ रहे हैं ना हम लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो उनको हटवा दिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि ना एक क्रिश्चियन राज्य बनाना है। अरे यार मैं क्यों इतना डीप में जा रहा हूँ, चलो छोड़िए आगे बढ़ते हैं इसको। तो मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट के जो आपके दो बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि बोला जाता है वहाँ की जो सीआईए के जो काफी क्लोज है, तो मैं ठीक है, रिकमेंड होगा नहीं होगा देखी जाएगी, लेकिन मैं सच बोलूंगा। तो ठीक है, तो ये जो मोहम्मद यूनुस है आपके, ये आपके डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन इन सबके डीप स्टेट के काफी क्लोज हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे नहीं तो बवाल हो जाएगा। व्हाट इज द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ द सब्सिडीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? कृषि क्षेत्र में सब्सिडियों का आर्थिक औचित्य क्या है? तो क्या है औचित्य आपका कृषि क्षेत्र में? ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका डी। इट इज एन इंसेंटिव टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डिक्रीज ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यह उत्तम तकनीक का लाभ प्रदान करने का और उत्पादन लागत को कम करने का एक प्रोत्साहन है। ठीक है, इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव होता है आपका सब्सिडी। सब्सिडी जो सरकार कहती है आप उगाओ या कुछ बनाओ, हम सब्सिडी देंगे, आपको छूट देंगे। किसकी छूट देंगे? बिजली की छूट देंगे, जमीन की छूट देंगे, और भी कई तरह की सुविधा होती है ना। सस्ती जमीन, सस्ती आपको लैंड ज्यादा अलॉट कर देंगे। ठीक है, सड़कों के पास आपको, सड़क हो या एयरपोर्ट के पास आपको अच्छी जमीन दे देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट जो आपका बन रहा है यूपी में, वो आपके जो जेवर जो आपका एशिया का नहीं, हाँ दुनिया का सबसे जो बड़ा एयरपोर्ट है, जो नोएडा में बन रहा है आपका, ठीक है, उसके पास आपकी सेमीकंडक्टर कंपनी बन रही है। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? नेट शुद्ध निवेश क्या है? शुद्ध निवेश क्या होता है आपका? ये होता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी, और एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीपी। ठीक है, समझ गए? हम देखेंगे आने वाले टाइम में, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ये टॉपिक को। ठीक है, अभी हम प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, हम इसी में ध्यान देते हैं। ठीक है, कम टाइम में फटाफट क्वेश्चन करने हैं हमको। बढ़ते हैं 13 की ओर। Which among of the following is an example of the non-tax revenue source of the government? निम्नलिखित में से सरकार के लिए गैर कर राजस्व का एक उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है आपका? हो जाएगा फीस एंड फाइन्स। दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू, रिसिप्ट। रेवेन्यू और रिसिप्ट। अब रिसिप्ट भी दो प्रकार के, दो टॉपिक साथ, दो इसमें आते हैं आपके टॉपिक आते हैं, और रिसिप्ट में भी दो आते हैं, रेवेन्यू में भी दो आते हैं। दो कौन कौन से आते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टैक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इतना याद कर लीजिए, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है वो आपका फीस और आपका फाइन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which among of the following is not the socio-economic object of the Industrial Policy Statement 1980? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति व्यक्तिगत नहीं वक्तव्य हिंदी थोड़ी सी मेरी थोड़ी सी कमजोर है, क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा था जो नहीं होता? वो था आपका अलाउइंग द मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देना। तो जैसे कि अगर हम बात करें, एक लिमिट सेट कर रखी है आज भी भारत सरकार ने कि इससे ज्यादा एक कंपनी में या एक चीज में इससे ज्यादा एफडीआई जो है वो नहीं आ सकती। चाइना की तो एफडीआई काफी कम कर दी है। देखो डायरेक्टली चाइना का नाम तो लेंगे नहीं कि भाई चाइना से हम नहीं लेंगे, तो वो जो होगा WTO। अब हम WTO की बात कर ही रहे हैं तो आपको बताना है WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका इंडिया ने बोला था, जो भी भारत के नेबरिंग स्टेट है, नेबरिंग का मतलब जिससे हमारी बॉर्डर टच होती है, द कंट्रीज हु हैव टच्ड द बाउंड्रीज ऑफ विद इंडिया बाउंड्री इज नोन एज द नेबरिंग कंट्री। ओके, जितनी भी नेबरिंग कंट्री है जिनकी बाउंड्री हमारी टच होती है, उनके लिए लगा दी थी एक कंडीशन कि वो जो है जब भी भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। ये कंडीशन लगा दी। अब बताइए ऐसा कौन सा देश है भारत की नेबर में जो इन्वेस्ट कर सकता है चाइना के अलावा? है किसी में क्षमता इतनी? नहीं है।
चाइना तो इन्वेस्ट करेगा तो चाइना के लिए करा गया था ये, ठीक है। डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जीडीपी टू अराइव एट एनडीपी? एनडीपी प्राप्त करने के लिए डीजीपी से क्या घटाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी, और अगर डेप्रिसिएशन को उधर ले जाए इज इक्वल टू उधर, तो क्या हो जाएगा? एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीपी। लेकिन ये बात कर रहा जीडीपी को माइनस क्या करा जाए, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी तो आपका एनडीपी आएगा ना। समझ गए? याद रहेगा ना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। What is the primary deficit offered to business in special economic zone SEZs? विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZs में व्यवसायों को कौन सा मुख्य लाभ प्रदान किया जाता है? तो कौन सा प्रदान किया जाता है आपका? ये पकड़ा जाता है आपका टैक्स एंड ड्यूटी कंसेशन, टैक्स और ड्यूटी कंसेशन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक होता है आपका स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन, ठीक है। एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां पे आपको सब्सिडी दी जाती है। इकोनॉमिक जोन आपका जोन बना दिया जाता है कि यहाँ पे आपको छूट कम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ढोलेरा है, गुजरात में आपने सुना होगा ना, ढोलेरा सिटी है ना, वो आपके क्यों आपके ज्यादातर कंपनी वहां पे जा रही है इस टाइम? वो इसलिए जा रही है, आपकी गिफ्ट सिटी है, ढोलेरा है ना, ये सब आपकी कहाँ है? गुजरात में है। तो ये आपके इसलिए जा रही है, वहां पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखा है कि वहां पे जो टैक्स है, ड्यूटी है, बहुत कम है, बहुत ही कम है। जबकि सिंगापुर में ऐसा कम होती है ना, सिंगापुर जैसा एक एनवायरमेंट क्रिएट करा जा रहा है वहां पे। समझ गए? तो आपका एक होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक होता है आपका स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन। एक्सक्लूसिव जोन वो होता है आपका जो एक समुद्र की सीमा होती है, उस सीमा में आपका आप ही का कंट्रोल होगा, मतलब आप ड्रिलिंग विलिंग कर सकते हैं। तो इतना डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते 17 की ओर। Which among of the following is an example of the capital receipt? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पूंजी प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो कैपिटल रिसिप्ट कौन सा होता है? ये होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट। जब भी कोई डिसेंट्रलाइजेशन होता है, फॉर एग्जांपल आपका LIC को डिसेंट्रलाइजेशन करना हो गया, रेलवे को डिसेंट्रलाइजेशन करना हो गया, और भी जो आपके जो पब्लिक प्राइवेट जो चीजें करी जाती है उसको बोलते हैं हम क्या? कैपिटल। अब कैपिटल भाई क्या होगा? जब आप कंपनियां बेचोगे, जब आप PSU तो कोई नहीं बेचा अब तक, जो भी आपका चीजें हैं, जो सरकार की संपत्ति है, सेट है, उसको आप बेचोगे, जो वहां से जो पैसा आएगा वही तो कैपिटल आएगा। वो बाद में पढ़ेंगे, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। 18 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following document provide a framework, rules and regulation for setting up the public and private industries in India? PPP बोलते हैं ना हमको, पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज या इंडस्ट्रीज, PPP में बोलते हैं। तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत के सार्वजनिक और निजी उद्योगों की स्थापना का ढांचा नियमित और विनियमित प्रदान करता है? तो कौन सा करता है आपका? यह करता है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 19 की ओर बढ़ते हैं। Dash is the provision of the small credit to those who have no other option access to financial service. Dash उन लोगों को छोटे क्रेडिट का प्रावधान है जिनके पास वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं पाती है। तो कौन सी चीज होती है? नहीं, ये आपकी होती है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस ही तो हो सकता है आपका, अभी बताया, माइक्रो फाइनेंस वही होता है आपका जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, बिल्कुल बेसिक लेवल पर, बिल्कुल पिछड़े लेवल पर जाकर उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता है। फाइनेंशियल बैंकिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल, पैसा निकालना डालना, यही तो होता है ना रेवेन्यू रिसिप्ट। इनको जोड़ना, उन लोगों को जो पीछे लोग हैं, जो काफी पिछड़े हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो इनकी लो इनकम है, सबको फाइनेंस से जोड़ना। फाइनेंस मतलब बैंक से जोड़ना। आवास योजना की बात थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना। कोई किसी को आवास, फाइनेंशियल सर्विस में कोई आवास थोड़ा, हाँ, हालांकि आपको 2 लाख रुपए मिलता है आवास योजना में, लेकिन ये बात कर रहा है फाइनेंशियल सर्विस कैसे को प्रोवाइड करता है, जब करता है माइक्रो फाइनेंस में। 20 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following commission or committee identified the existence of the legal provisions for the implementation of the fundamental duties? निम्नलिखित में, ये तो आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये तो आपका मेरे ख्याल पॉलिटिक आ गया ना। खैर कोई नहीं, हम देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर जो लीगल प्रोविजन है उनकी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कौन सी कमेटी थी आपकी? ये थी आपकी कौन सी? जस्टिस वर्मा कमेटी। कौन सी थी आपकी? जस्टिस वर्मा कमेटी। याद रखिएगा, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। Dash was the main option of the second green revolution of India. सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया का मेन क्रांति का उद्देश्य क्या था आपका? ये था आपका क्या? सबसे था आपका फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। समझ गए? हाँ या ना? पहला ग्रीन रिवोल्यूशन कब हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which among of the following statement correctly identify the green revolution? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरी क्रांति को सही तरीके से
परिभाषित करता है। तो कौन सा आपको करता है? ये करता है आपको ऑप्शन नंबर ए। इट इज अ न्यू स्ट्रेटेजी इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट एंड राइस। यह खाद्य अनाज विशेष रूप से गेहूं और चावल उत्पाद के लिए कृषि को एक नई रणनीति है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या बात कर रहा है? एग्रीकल्चर की तो बात कर रहा होगा ना। ऑप्शन बी पढ़िए एक बार। न्यू स्ट्रेटेजी तो ग्रीन कलर की बात हो नहीं रही है। सी पढ़ी, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ फॉरेस्ट ना, क्या बात कर रहा है? हर्बल प्रोडक्ट की बात करनी नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हो गया वो खाने पीने की बात कर रहा है, व्हीट राइस की बात कर रहा है। समझ गए? तो इजी ऑप्शन है, आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। The green revolution technology resulted in an increase in the cereal production of 72.4 million ton in 1965 to 66 to the dash million tons of 1978 to 79। हरी क्रांति की तकनीक ने 1965-66 में 72.4 मिलियन टन अनाज उत्पादन से डैश मिलियन टन तक का उत्पादन में वृद्धि की। तो कितनी वृद्धि की थी आपकी 1965 66 से 78 79 तक? ये करी थी अभी कितनी? 131.9 131.9% की, इतना मिलियन टन की कितनी बढ़ावत की थी, इंक्रीज किया गया था। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन देख रहे हैं लगातार 5वां क्वेश्चन आता है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ के जाइएगा। What was the significant negative environment impact of the green revolution? हरी क्रांति का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक परिवर्तनीय प्रभाव क्या था? तो क्या था आपका? ये था आपका सोइल डिग्रेडेशन। सोइल डिग्रेडेशन का मतलब होता है भूमि का अवमूल्यन। सोइल जो थी वो काफी डिग्रेड हो गई थी, काफी लो क्वालिटी की, नीचे गिर गई, लो क्वालिटी की हो गई थी। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। द हेडक्वार्टर ऑफ द सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन वाज, दूसरे हरी क्रांति सेल का मुख्यालय कहाँ था? ये था आपका कहाँ पे? पटना में। पटना का बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर। Who was the growth in all food grains after the green revolution? तो ग्रीन रिवोल्यूशन देख रहे हैं लगातार 7वां क्वेश्चन आ रहा है। हरी क्रांति के बाद सभी खाद्य अनाजों में वृद्धि कैसे हुई? कैसे हुई थी आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन में? ये हुई थी आपकी डिसएप्रोप्रिएशन में, डिसप्रोपोर्शिएशन में। ठीक है, विषम में। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट में। ठीक है, which correctly defined change in inventories of the firm during the year? एक वर्ष में किसी कंपनी के इन्वेंट्री परिवर्तन को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है किसमें? ये करा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष के दौरान कंपनी का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान कंपनी की बिक्री। जितना उसने उत्पादन किया उसमें माइनस कर दो कितना, जितनी उसकी बिक्री हुई। कितना उसने प्रोड्यूस करा माइनस हो जाएगा कितनी उसकी बिक्री हुई। इससे क्या पता लगता है उसका, उससे कितनी इन्वेंट्रीज में क्या परिवर्तन है। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है उसके स्टॉक में क्या परिवर्तन है। अब भाई जितना आपने बनाया, मान लीजिए आपने 10 पेन बनाए, 10 पेन बनाए, उसमें से आपने 7 बेच दिए, तो कितने बच गए? 3 बच गए ना। तो आपकी जो इन्वेंट्री है, आपका स्टॉक है, कितना रह गया? 3 ही तो रह गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 की ओर। Which among of the following movement created regional disparities between the large and the small farmers in India? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत के बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय विषमता पैदा करता है? ये कौन सा आपका रिवोल्यूशन जो करता है? ये करता है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन, हरी क्रांति। समझ गए? तो देख रहे हैं ना लगातार ग्रीन रिवोल्यूशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। Which among of the following statement is or are correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका डी। डी कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 1 और 3। पहली हरी क्रांति ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया था। जबकि फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उसमें जो प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसका मैक्सिमम यूज किया गया था। इट यूजेस द मैक्सिमम यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। दूसरी हरी क्रांति ने स्थायी आजीविका सुरक्षा प्रदान करने में सुनिश्चित किया। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। What action was taken by the government to celebrate the achievement of the green revolution in agriculture? हरी क्रांति की उपलब्धियां को जश्न मनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी? तो वो कार्रवाई कौन सी करी गई थी? ये करी गई थी आपकी रिलीज स्पेशल स्टैम्प व्हीट रिवोल्यूशन। ठीक है, विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी की गई थी आपकी। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर आपका सी, रिलीज द स्पेशल स्टैम्प ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज उजाला योजना लॉन्च? उजाला योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? ये करी गई थी आपकी 2015 में, ठीक है, 2015 में, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। Which among of the following scheme of the government of India is a part of the target group approach? भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा लक्षित समूह दृष्टिकोण का हिस्सा है? तो कौन सा है आपका? ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, सीमांत किसान विकास एजेंसी, MFDA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा आपको। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। Which state in India was the most transformed by the Green Revolution? देख रहे हैं ना आप, ग्रीन रेवोल्यूशन से कितने आए? ग्रीन रेवोल्यूशन से लगातार हम क्वेश्चन नंबर 25-26 से करे जा रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन ही आ जा रहा है। तो कितने ज्यादा क्वेश्चन है आप ध्यान, ग्रीन रेवोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा राज्य हरी क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? कौन सा? पंजाब। तो पंजाब हरियाणा ही तो थे। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा जो है वो उपयोग, काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था वीट को लेकर, समझ गए, गेहूं को लेकर। आगे बढ़ते हैं। Which among of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। The 5-year plan permits long-term intervention by the government in the economy. पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। Which 5-year plan primarily focus on गरीबी हटाओ इनिशिएटिव? तो गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? यह था आपका 5वीं में। किसमें था? 5वीं में। इसकी ट्रिक है गरीब, गरीब के कितने अल्फाबेट आ रहे हैं? GARIB, गरीब, तो याद रहेगा गरीब 5th, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 636 की ओर। The Mahalanobis model was the basis for which 5-year plan? Mahalanobis मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो किसका था आपका? ये था आपका सेकंड 5-year प्लान। कौन सा था आपका? सेकंड 5-year प्लान। कब हुआ था ये? 1555 से 15, कब हुआ था आपका ये 15 सेकंड वाला? 1556 से 1561, समझ गए। पंचवर्षीय योजना पूरी पढ़ के जानी है आपको, पूरी। पहली कब हुई थी आपकी? 1951 से 1955, 1956 से 61, 61 से 65, फिर 3 साल गैप हुआ था 68 तक। फिर कब से हुआ था आपका? 68 से 72, फिर 72 से 78, फिर 78 में फिर 2 का हो गया था, फिर 80, फिर 80 से 85। तो हम सारी पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे पूरी आपका पंचवर्षीय योजना 5-year प्लान, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रख लीजिए। महालनोबिस जो था आपका ये सेकंड में था। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट 5-year प्लान किसका मॉडल के आधार पे था वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। The actual growth rate of the first 5-year plan was पूरी सक्सेसफुल थी 3.6। कितना था आपका? 3.6, बिल्कुल सक्सेसफुल था आपका। अच्छा, फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो किस पे आपका फोकस करता था? एग्रीकल्चर पे, ठीक है। फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो उसका जो बेसिक फोकसिंग पॉइंट किस पे था? वो था एग्रीकल्चर पे, ठीक है। सेकंड कौन सा था आपका? सेकंड कौन सा था आपका? इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री को लेकर था, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आप इतना याद रखिए बस। आगे बढ़ते हैं, ये पूरी सक्सेसफुल थी, ठीक है। 37 वाली। 38 की ओर बढ़ते हैं। द DPAP, द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन डॉट प्रोन एरिया वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द डैश। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP लोगों के सूखा प्रवण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था आपका? ये करा गया था फोर्थ 5-year प्लान। किसमें? फोर्थ 5-year प्लान में, ठीक है। इन विच ईयर वाज द फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन यूज्ड? किस पंचवर्षीय योजना में खाद्य, कार्य और उत्पादकता का नारा इस्तेमाल किया गया था? ये किया गया था आपका 7th ईयर प्लान, 7th 5-year प्लान में, ठीक है। 7th 5-year प्लान में कब से कब हुई थी आपकी? कितने साल, कौन से ईयर में था हुआ थी 7th 5-year प्लान? ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। Which among of the following statement is correct about the second 5-year plan? इनकरेक्ट बताना है, सॉरी माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो कि सेकंड 5-year प्लान को आपका गलत दर्शाता है? सेकंड 5-year प्लान अभी हमने देखा, गलत कौन सा है? गलत बताना मतलब 3 सही है और एक गलत है। गलत कौन सा?
अभी हमने पढ़ा कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान होता है वो महल बोनीस करके आता है ना, वो आता है। तो बी ऑप्शन कर जाएगा ना आपका, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द कैनिसिन मॉडल, कैनिसिन थोड़ा था वो, तो आपका महल बोनीस था आपका, ठीक है। कौन सा था आपका, अभी हम देखते हैं दोबारा एक बार कौन सा क्वेश्चन था ये रहा, महल नोबिस, ये तो था आपका महल नोबिस मॉडल में सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील इंडस्ट्री, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने बताया अभी आपको हैवी इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट किया गया था। और महल बोनीस था आपका सोशलिस्ट पैटर्न जो था ही हमेशा से। और जो प्लान था वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल फैक्ट्री बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाना, जबकि बंगाल में फैक्ट्री बनाना हो, स्टील इंडस्ट्री हो, टिस्को हो, आपका सब बनाया गया था इसी टाइम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 की ओर। हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड 1947 से 1990? 1947 से 1990 तक कितने पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी थी? ये हो चुकी थी अभी कितनी, 7। कितनी हो गई थी, 7। Which among of the following goods needs further transformation in economic process? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आर्थिक प्रक्रिया में आगे के रूपांतरण की आवश्यकता है? तो कौन सी है आपकी, ये है आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, एक होता है आपके रॉ मटेरियल, रॉ गुड्स, एक होता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स, एक होता है आपका फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। एक होता है कैपिटल गुड्स। ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना याद करते जाती है, ठीक है। कैपिटल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स वो होते हैं जो बिल्कुल आपके रेडी होते हैं, जो दुकान पे होते हैं। आपको, आप अगर कुरकुरे चाहिए आपको, तो कुरकुरे आपको जो पैकेट में बंद दुकान में मिल जाते हैं, आपके फिनिश्ड गुड्स होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स जो आपके बीच रास्ते में होते हैं, या बंद रॉ मटेरियल तो आपका होता है बिल्कुल स्टार्टिंग केज में। इंटरमीडिएट मतलब जो आपका मिडिल बीच का होता है ना, वो होता है, ठीक है। 43 की ओर बढ़ते हैं। In which form of the exchange of goods used as a medium of exchange? किस विनिमय के रूप से वस्तुओं का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप से किया जाता है? ये कौन सा किया जाता है आपका, ये करा जाता है आपका बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, पहले यूज होता था। मान लीजिए किसी के पास गेहूं है, किसी के पास अगर चावल है, तो पैसे तो थे नहीं, तो मान लीजिए आपके पास गेहूं है और आपके दोस्त के पास चावल है, तो वो बोलता है भाई थोड़े से गेहूं मुझसे ले ले, वो बोलता है भाई थोड़ा चावल मुझसे ले ले। तो जिसके पास जो सामान है वो उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। जिसके पास जो किस चीज के पास जो नीड होती है, जिसके पास जो जरूरत होती है, वो एक्सचेंज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं क्या, हम बार्टर सिस्टम। When a person is not paying anything for the public goods is known as, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तु के लिए कुछ भी नहीं चुकाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, फ्री राइडर। क्या कहा जाता है आपका, फ्री राइडर। Which among of the following is a difference between the SHGs and microfinance institution MFI in India? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर भारत में स्व सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बीच है? SHGs हमने पढ़ा है, SHGs क्या होते हैं नहीं पढ़ा तो प्रीवियस क्वेश्चन देखी जाके पता लग जाएगा। माइक्रो फाइनेंस भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है समझ गए, प्रीवियस क्वेश्चन देखे, स्टार्टिंग से देखिए, पता लग जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्या आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। SHG आर टिपिकली स्मॉल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल MFI आर लार्जर एंड मोर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। हम डिटेल में पढ़ चुके हैं माइक्रो फाइनेंस के बारे में और स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, ठीक है। डिटेल में अगर आपको अच्छे से जानना है तो प्रीवियस क्वेश्चन देखिए अपना, अच्छे से कर लेंगे आप। Which among of the following meeting was employed working group of G20 conducted? G20 की रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी आपकी जोधपुर। जोधपुर का है आपका, राजस्थान में है, ठीक है। 47 की ओर बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरली फोकस ऑन विच सेक्टर? मेक इन इंडिया पहला मुख्यतः किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है? तो किसमें करता है मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया करता है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात नहीं कर रही है, मेक इन इंडिया मतलब भारत में हम मेक करेंगे, उनको बनाएंगे, ठीक है। हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मेड इन इंडिया करना पड़ेगा, तब भारत को फायदा बहुत ज्यादा हो पाएगा। जब हम तब मेक क्या होता है, मेड करना पड़ेगा, भारत में बना होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए वो, समझ गए। 48 की ओर बढ़ते हैं। अंडर विच स्कीम आर कोलेटरल फ्री लोन्स ऑफ अप टू 10 लाख एक्सटेंडेड बाय द मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? किस योजना के अंतर्गत भारत में सदस्य उधार संस्थानों MLI द्वारा 10 लाख तक का बिना किसी जमानत का ऋण प्रदान किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है आपका, ये किया जाता है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है
आपको 10 लाख रुपए आपको जो है वो ऋण का मतलब लोन दिया जाता है। इसमें आपको कोई भी आपको डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना। माना कि आप बैंक में जाओगे, बोलेंगे ना जी हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको आप मकान का कागज, किसी भी चीज का कागज जो उसकी वैल्यू के बराबर हो, वो हमको सबमिट, हमको हम पे हमारे ऊपर जमा कराइए, इस सिक्योरिटी दीजिए, तब हम आपको देंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आप जाके ले सकते हैं लोन, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती है आपको फुलफिल करनी होती है, उसके बाद आप ले सकते हैं, ठीक है। नॉइस आ रही है इसके लिए माफ कीजिएगा, ठीक है। What is the national mission for the finance inclusion to ensure access to financial service, namely basically saving and deposit account, remittance, credit insurance, pension in affordable manner? राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन के लिए मिशन कौन सा है जो वित्तीय सेवाएं अर्थात एक बुनियादी बचत और जमा खाता, धन हस्तांतरण, ऋण, बीमा, पेंशन सस्ती तरीके से सुनिश्चित करवाता है? ये कौन सी आपकी है? ये है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके तहत आपका अकाउंट खुलता है फ्री में। याद करें ना, जीरो बैलेंस पे जन धन योजना। क्या जन धन योजना कब शुरू कर गई थी आपकी? 2014 की 2015? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। देखता हूँ कितने बच्चे कितने कमेंट करते, देखना है मेरे को। इसमें क्या था आपका, एक जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलेगा, आपको रुपे कार्ड मिलेगा। रुपे कार्ड कितना वो बढ़ गया, रुपे कार्ड मिलेगा, 2 लाख तक का आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, और भी कई सुविधा मिलेगी। तो ये जनधन योजना, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे बिल्कुल आपका जो होगा ट्रांसपेरेंसी आ गई, सीधा अकाउंट में पैसा जाता है। आज रेमिटेंस हो, रेमिटेंस मतलब कोई अगर आपको सहायता भेजता है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट रिलेटेड सब्सिडीज है, चाहे वो आपके उज्ज्वला योजना के तहत मिल रही हो, किसानों को मिल रही हो, अन्नदाता योजना, तो जो भी आपकी सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बिचौलिए खत्म, ठीक है, जितने भी आपके बीच में थे, बीच में इंटीमीडिएटर थे आपके, सब खत्म हो गए। बहुत फायदा हुआ इससे, करप्शन खत्म हुआ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, काफी इंपॉर्टेंट हुआ, लोगों को जेन्युइनली उनका बेनिफिट हुआ। जो आपके जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके तहत आपके 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, सीधे बैंक अकाउंट में आते हैं आपके, है ना। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। तो बढ़ते हैं अपने शतक, हाफ शतक की ओर, अर्धशतक की ओर। which is the joint digital skill initiative for the employability through digital skill by National Career Service and Microsoft India? डिजिटल कौशल और के माध्यम से रोजगार के लिए संयुक्त डिजिटल कौशल पहल कौन सी है जो राष्ट्रीय कैरियर सेवा और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा है? ये कौन सा आपका, ये है आपका डिजिटल सक्षम। ये जो है वो लॉन्च करा गया इनिशिएटिव, किसके द्वारा? एनसीएस के द्वारा और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा, एमआई के द्वारा, ठीक है। रेडमी वाले नहीं, एमआई माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बढ़ता 51 की और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर किस चीज़ में मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपकी बातों को देखूंगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप इसको देखिए, बार बार देखिए और उसको शेयर करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। What is the following types of unemployment is found in India when the people are employed for a certain period of in year in tourist resort and various tourism related activities in the mountain region but are unemployed in off season? निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है जब लोग पर्यटन, रिसोर्ट और पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न पर्यटक संबंधित गतिविधियों में वर्ष के कुछ समय के लिए काम करते हैं लेकिन ऑफ सीजन बेरोजगार हो जाते हैं? ये कौन सी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? ये होती है आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वही होती है जब सीजन के हिसाब से। मान लीजिए अगर आपको रेगिस्तान में जाना है तो रेगिस्तान में जो ऊंट वाले हैं तो उनको जो गर्मियां होगी वहां पे कम होगा, है ना। अगर दूसरा एग्जांपल लें, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको ठंड पड़ रही है, लोगों को ठंड में बर्फों में जाना पसंद है, अब ठंड में तो जाओगे ना पहाड़ों में, बर्फों में, तो वहां पे जो जितने भी रोजगार होते हैं, पिट्ठू वाले हो गए, आपके बैग उठाने वाला, उनको रोजगार मिलते हैं। लेकिन जब बर्फ नहीं पड़ती तो वहां पे कोई जाता नहीं है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो आपको सीजनली आपको जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। 52 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following option is the most appropriate cause for the unemployment in India? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में बेरोजगारी का सबसे उपयुक्त कारण है? तो
कौन सा आपका ओवर पॉपुलेशन, भाई जब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उस हिसाब से जो आपका लैंड डिग्रेडेशन होगा, जितनी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी लैंड की कमी होगी, सबको रहने के लिए घर चाहिए, रिसोर्सेज कम होंगे कि नहीं होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते 53 की ओर। Which among of the following statement is correct of the composition of the agriculture sector and employment in GDP post independence? स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र और जीडीपी में रोजगार की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो कौन सी सही है आपकी? ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए। द proportion of GDP contribution by the agriculture sector is declined significantly, but the employment depending on agriculture is not. देखिए, कृषि क्षेत्र द्वारा जीडीपी में योगदान का अनुपातन काफी कम हो गया है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भरता रोजगार अभी भी कम नहीं आई है। कहने का मतलब ये है, जो आपकी इंडिपेंडेंस के बाद है वो जो आपकी एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो काफी कम हुआ है। आपने देखा होगा कि जो, अगर आप एक चीज नोटिस करें, दो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। एक होता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, एक होता है आपका सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर। अगर हम बात करें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की, तो आईटी सेक्टर जो है वो 50% से ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है भारत में जीडीपी में, आईटी सेक्टर। लेकिन जो इसकी जो आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी कम है, लेकिन जो आपका इकोनॉमी में शेयर है वो बहुत ज्यादा है। इसका उल्टा है आपका क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर में जो आपका एम्प्लॉयमेंट है ये आपकी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ये बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये आपको बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। व्हाट इज द एम्पिरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नोन एज? धन, वेतन और बेरोजगारी की दर में परिवर्तन के बीच का अनुभवात्मक रूप से फिट किया गया संबंध में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका फिलिप कर्व। क्या बोला जाता है आपका? फिलिप कर्व, ठीक है। 55 की ओर बढ़ते हैं। What were the main obstacle during the industrial development of India at the time of independence? स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास के मुख्य बाधाएं क्या थी आपकी? क्या थी आपकी? ये थी आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो बहुत कम था, क्योंकि सब कुछ क्या था? सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में था, सब कुछ सेंट्रलाइजेशन था। हम एलपीजी लेकर आए नहीं थे। एलपीजी क्या होगा? लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम पढ़ेंगे बाद में, अभी बेसिक पे देख लीजिए। एलपीजी कब आया था आपका? 1991 में, ठीक है। कौन थे उस टाइम उनके, हमारे कौन थे उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सरदार जी थे, बिल्कुल सही सुना, सरदार जी आपके कौन थे उस टाइम? फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991, जब आपका एलपीजी लेके आए थे। आजादी के बाद तो हम एलपीजी लेके आए थे, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल में था, तो उस टाइम जो कैपिटलाइजेशन था वो बहुत कम था। वही हमारी सबसे बड़ा क्या था? चैलेंज था। कौन निवेश करेगा? एफडीआई था ही नहीं, समझ गए ना। 56 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following sector in India faces the seasonal unemployment? निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर जो है वो मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? तो वो कौन सा करता है आपका? ये करता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ही तो करता है भैया। गेहूं थोड़ी ना आपकी सारा साल उगाई जाती है, गन्ना थोड़ी ना आपका सारा साल उगाया जाता है। गेहूं आपका कब उगाया जाता है? आपका गेहूं उगाया जाता है आपका खरीफ में, और गन्ना कब उगाया जाता है आपका? राबी में, ठीक है। ककड़ी हो गया आपका, वाटरमेलन हो गए, खरबूजा हो गए, सबका तरबूज के कब होगा? ये आपकी जायद में मनाए जाते हैं। तो हर एक जो आपका सीजन होता है उसमें अलग अलग एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, अलग अलग एरिया के हिसाब से होता है, समझ गए। तो आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन 58 की ओर। When was the duty-free tariff preferences scheme for least developed countries announced by India? भारत द्वारा अल्प विकसित देशों LDCs के लिए ड्यूटी फ्री टैरिफ प्राथमिकता DFTP योजना कब घोषित करी गई थी? ये घोषित करी गई थी अभी कब? 2008 में। कब करी गई थी? 2008 में। LDCs, लीस्ट डेवलप कंट्री। लीस्ट डेवलप कंट्री कौन सी होती है? ये वो कंट्री होती हैं जो बिल्कुल कम विकसित हुई है, अभी जो अभी डेवलपिंग में नहीं है, जो बिल्कुल लीस्ट डेवलप, बहुत नीचे है, अभी डेवलपिंग होने जा रही है। फॉर एग्जांपल आपकी हो गई आपकी उगांडा हो गई आपकी, ठीक है, केन्या हो गई आपकी, ये सब आपकी कैसी के है देश आपके जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री, बहुत कम जहाँ पे विकसित हुई है, ठीक है। बढ़ते 59 की ओर। What is the relationship between the interest rate and the demand for money?
ब्याज दर और धन की मांग के बीच क्या संबंध है? तो ये संबंध कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके इनवर्स। कौन से होते हैं आपके? इनवर्स, उल्टे। ठीक है, इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी। 60 को पढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च? डिजिटल इंडिया मिशन कब, किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये करा गया था आपका कब? 2015 में। कब किया गया था आपका? 2015 में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। मुद्रा आपूर्ति एक डैश का अवधारणा है। इसकी धारणा आपकी, ये है आपकी स्टॉक की। कौन सी आपकी? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 62 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following institution has contributed mainly in improving the economic status of the poor women in rural areas? निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मुख्य रूप से योगदान दिया है? तो किसने ध्यान दिया आपका? ये दिया आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, प्रीवियस अपने जो मैंने क्वेश्चंस करे थे प्रीवियसली, उसमें अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हम सेपरेट टॉपिक भी बनाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। ठीक है, 63 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज एक्ट इन 2006 इन इंडिया? एमएसएमई की 2006 में जो पॉलिसी बनाई थी उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? प्राइमरी क्या बेसिक उद्देश्य क्या था उनका? सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था आपका? वो था उनका क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। उनको एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देना और उनकी सुविधा प्रदान कराना। ठीक है, एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो बिल्कुल माइक्रो में होते हैं, बिल्कुल छोटे से होते हैं, स्मॉल होते हैं, और मीडियम जो बिल्कुल आपके एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, जो भी अभी कंपनी जो बहुत छोटे लेवल पे है, या स्टार्टअप हो गया आपका। ठीक है, और कोई स्टार्टअप है अभी 2-3 साल का है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका वो आ गया मीडियम एंटरप्राइजेस में। ठीक है, ये होता है आपका एमएसएमई। एमएसएमई जितना स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों, एमएसएमई जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही देश में जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो आपकी मिडिल क्लास फैमिली है, वो उठेगी। उनके हाथ में पैसा तभी आएगा जब एमएसएमई स्ट्रांग होगा। ठीक है, एमएसएमई को स्ट्रांग करना है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपके नॉर्मल फैमिलीज हो गई, आपकी चाहे पुअर फैमिली हो चाहे आपकी मीडियम क्लास फैमिली हो, उनके हाथ में पैसा आएगा, उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, अच्छा होगा। ठीक है, और इस हिसाब से देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। 64 की ओर बढ़ते हैं। एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ते? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। और अगर हम एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? वो जीडीपी हो जाएगा। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए? जीडीपी क्या होता है आपका? जीडीपी वो होता है जो भी अमाउंट, द अमाउंट विच इज प्रोड्यूस इन द कंट्री इन 1 ईयर, जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट की जो आपकी कॉस्ट होती है, जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं देश के अंदर 1 साल के अंदर, उनकी जो फाइनल कॉस्ट आती है, उनका जो सम होता है, वो आपका क्या होता है? जीडीपी होता है। ठीक है, समझ गए? डीप में पढ़ेंगे हम पूरा आगे नेक्स्ट टॉपिक में अपना वीडियो बना के अलग से। अभी हम प्रीवियस ईयर पे ध्यान देते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपका? नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी। ठीक है, राष्ट्रीय आय जो है वो आपकी एनडीपी के 8 एफसी है। ठीक है, नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। The which industrial policy marked the beginning of liberalization in the Indian industry, reducing the restriction on private company? तो एलपीजी की बात कर रहा है बेसिकली, पढ़ चुके हैं अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं, आपको पता होगा एलपीजी कब हुआ था, फॉरेन मिनिस्टर कौन था, मैंने बता रखा है। किस औद्योगिक नीति ने भारत उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत करी थी, जिससे निजी कंपनियों पर प्रतिबंध कम हो गए थे? तो कौन से थे वो? 1991 की तो थी एलपीजी। 1991 में तो किया था आपका एलपीजी। उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके? नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, और फॉरेन आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, 1991 एलपीजी, जो आजादी के बाद, जो मैं मानता हूं मेरे हिसाब से, जो आजादी के बाद जो सबसे बड़ा भारत में जो चेंज आया था, जो एक बड़ा स्टेप लिया गया था, वो लिया गया था आपका 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स। कब लिया गया था? जब इंडिया आईएमएफ के पास गया था ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जब हमारे पास खाली 2 से 3 बिलियन डॉलर के रह गए थे रिजर्व्स। ठीक है, तब हम गए थे आईएमएफ के बाद, उन्होंने शर्त लगाई थी कि आपको एलपीजी लाना होगा, अपनी पॉलिसीज को थोड़ा लिबरलाइज करना होगा। समझ गए? लिबरलाइज का मतलब होता है थोड़ा ढीला प्रदान करना, आराम से उनकी जो आपकी जो कानून होता है उसको थोड़ा ढीला करना, कानून को सख्त नहीं करना, उनको आसानी बनाना, जिससे कि जो भारी कंपनी आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, 67 की ओर बढ़ते हैं। Each of the following statement included two terms. In 3 cases, the two terms mean as the same as each other.
इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द टू टर्म्स डज नॉट मीन द सेम मेजर। तो एक नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, जिसमें हर में दो दो चीजें, दो दो टर्म दे रखे हैं, दो दो शब्द शामिल है। उनमें से आपको बताना है कि कौन से दो जो है सेम नहीं है। इसका मतलब जो 3 ऑप्शन है उनमें दो चीजें, दो ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं वो दोनों टर्म जो है वो ठीक है और एक टर्म जो है वो गलत है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका चेंजेस इन रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो अलग होता है, ठीक है, और जो आपकी रियल जीडीपी होती है अलग होती है। जीडीपी क्या होता है आपका? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दो प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? जो हमारी करंट ईयर की नापी जाती है, ठीक है, जो अभी करंट जो हमने पढ़ाया जीडीपी करंट ईयर की होती है। एक होती है आपकी कौन सी? बेस ईयर की, जिसको हम क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो होती है वो आपकी बेस ईयर से कैलकुलेट करी जाती है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है 2011 10-11 का, ठीक है। इसके हिसाब से जो आज जो महंगाई है उस टाइम क्या थी और आज क्या महंगाई है, उस हिसाब से आपका जो है वो देखा जाता है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो आपका इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन और जीडीपी डिफ्लेटर अलग अलग होता है। जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन है और रियल जीडीपी अलग है, ठीक है, तो ये अलग है। बाकी क्या क्या सेम है हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए। तो नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस सेम होता है। नॉमिनल जीडीपी मैंने अभी आपको बताया, नॉमिनल जीडीपी वो होती है जो आपकी करंट ईयर पे दो आपकी सम होता है सभी प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं भारत में या किसी भी देश में, उसका जो करंट ईयर की जो आपकी टोटल सम होता है वो आपका जीडीपी होता है नॉमिनल। और रियल जीडीपी प्रीवियस ईयर पे, बेस ईयर पे। और जीडीपी एट करंट प्राइस, तो वही बी तो बिल्कुल सेम है। अच्छा, रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये भी सेम ही एक ही चीज है। रियल जीडीपी क्या होता है आपका? अभी बताया मैंने, रियल जीडीपी वो होता है जो आपका बेस ईयर पे नापा जाता है। और जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस पे भी वही होता है कि उस टाइम क्या था आज क्या है, ये कांस्टेंट प्राइस को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? द बेस पीरियड एंड द रेफरेंस पीरियड, ये भी सेम होता है। बेस पीरियड भी आपका वही होगा, रेफरेंस पीरियड भी वही होगा। क्या आपका रियल जीडीपी में आता है दोनों? बेस पीरियड और रेफरेंस पीरियड भी आपका रियल जीडीपी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था, अगर आपको बेसिक, इसके लिए बेसिक होना चाहिए, हम करेंगे, ठीक है। 68 Dash is an industry association and self-regulated organization SRO whose primary objective is to work towards the robust development of the microfinance sector. Dash एक उद्योग संघ और आत्म नियामक संगठन SRO है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास की दिशा में काम करना है। तो कौन सा है आपका? यह पे कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, ठीक है, इजी है। माइक्रो फाइनेंस का काम ही तो होता है बिल्कुल माइक्रो लेवल पे फाइनेंस को, मतलब बैंकिंग सिस्टम को, इकोनॉमी को पहुंचाना, ठीक है। 69 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योगीकरण उद्योग है? कौन सा आपका? ये हो जाएगा आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है, पीएसयू है। पीएसयू की बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है। आपका डाबर तो प्राइवेट है, टाटा आयरन स्टील का, टाटा आयरन भी प्राइवेट है, बजाज भी प्राइवेट है, तो भारत हैवी तो है। इजी क्वेश्चन था, लिख के भी आराम से एलिमिनेट कर सकते हो आप। पीएसयू है। पीएसयू कौन कौन से होते हैं आपके? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, एचएएल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, और कौन कौन से होते हैं आपके? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, और भी बहुत सारे हैं पीएसयूज आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 70 की ओर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? फिर से वही आ गया, कैंसिल हो जाएगा सब। बीएचईएल तो रिलायंस कोई सरकारी है, अडानी सरकारी है, टाटा सरकारी है ना, तीनों प्राइवेट है। बीएचईएल तो है जो एक कौन सी है? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार की है, ठीक है। आगे बढ़ते 71 की ओर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर नहीं करा तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, अगर मैं किसी चीज में इंप्रूव करना कि आप चाहते हो कि मैं इंप्रूव करूं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 71 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया? अब इसका उल्टा आ गया, अब प्राइवेट की बात कर रहा है। अच्छा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये तो पीएसयू है। भारत हैवी इंडस्ट्री, ये भी आपका क्या है? आपका पीएसयू है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? आपका सब पीएसयू है। टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये प्राइवेट है आपकी, कि नहीं हो जाएगा? इजी क्वेश्चन था ना। आगे बढ़ते 72 की ओर। Which among of the following statement about the aims of the National Mission for the Sustainable Agriculture NMSA of India is or are correct? ठीक है, भारत के राष्ट्रीय मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एनएमएसए के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमको सही बताना है, ठीक है, ठीक है ना। ऑप्शन ए की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है आपका? ऑप्शन ए बोल रहा है आपका कृषि को अधिक उत्पादन बनाना। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है आपका? कृषि को अधिक टिकाऊ बनाना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है आपका? जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो कौन सा होगा आपका? ये जो होगा ऑप्शन नंबर, तीनों करेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का एनर्जी का, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है
सबको बचा के रखना, ऐसी एग्रीकल्चर करना जो बिल्कुल जिसको, ठीक है। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। कृषि को उत्पादक बनाना, कृषि को टिकाऊ बनाना और जैविक खेती करना, समझ गए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। तो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कौन सा है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सा आपका, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BHEL, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, या ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। बढ़ते 74 की ओर। Which type of well managed industry was established in India at the time of independence? स्वतंत्र के समय भारत के किस प्रकार का सुव्यवस्थित उद्योग स्थापित किया गया है। ये कब स्थापित किया आपका, ये स्थापित किया गया था स्टील एंड कॉटन, स्टील एंड कॉटन। बढ़ते 75 की ओर। Which among of the following is not correct with regards to the history of calculating national income NI in India? भारत में राष्ट्रीय आय NI की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 सही है और 1 गलत है, जो गलत है हमें वो बताना है, समझ गए। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर डी, दादा भाई नौरोजी डिवाइडेड द इंडियन इकोनॉमी इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी और हैवी सेक्टर। ये कौन सा है, गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भाग में विभाजित किया गया था, प्राथमिक और द्वितीयक, सेकेंडरी। ये ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। सही कौन सा हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा आपका ABC, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट टू कंप्यूट NI वाज मेड बाय PC महलबोनिस, PC महलबोनिस। राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास PC महलबोनिस द्वारा किया गया था। तो ये ठीक है, ठीक है। नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन, फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू कंप्यूट NI वाज यूज्ड बाय डॉक्टर VKRV राव। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पहला वैज्ञानिक डॉक्टर VKRV द्वारा किया गया था, ये भी हो जाएगा, सही है। और सी कौन सा है, फर्स्ट टाइम टू कंप्यूट NI वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो ये ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। 76 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following is not correct regarding the circular flow of economy? आय की परिपथीय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है हमको। 3 सही है, 1 गलत है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए, सेविंग एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इंजेक्शन टू द सर्कुलर फ्लो। बचत और सरकारी व्यय परिपथीय प्रवाह में अंतक्षेप है। ये कौन सा हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, जो गलत है। सही कौन से है आपका नंबर बी, सी, डी तीनों सही है। इन सर्कुलर फ्लो लीकेज एंड इक्वल्स टू इंजेक्शन, ठीक है। द रियल फ्लो एंड द मॉनिटरी फ्लो मूव इन अ सर्कुलर मैनर इन एन अपोजिट डायरेक्शन। द इकोनॉमी द इनकम ऑफ वन सेक्टर बिकम द एक्सपेंडिचर ऑफ द अदर। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे और ए जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। हमें कौन सा बताना है, हमें गलत बताना था, ठीक है। बढ़ते 77 की ओर। Which among of the following option best describe the primary cause of the per capita income decline? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जो पर कैपिटा इनकम को कम करने का कारण बनता है। तो कौन सा आंसर ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि ही जो है वो पर कैपिटा इनकम का जो है कम करने का एक कारण बनेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम अपने आप खत्म होगा। मान लीजिए आज स्विट्जरलैंड का एग्जांपल लेते हैं। स्विट्जरलैंड में मान लीजिए आप 10 लाख की आबादी है, ठीक है। वहां का पर कैपिटा इनकम कितना है, 1 लाख रुपए पर बंदा मान लो, 1 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम मान लो पर बंदे का है, ठीक है। अब मान लीजिए वहां पे जो आबादी हो गई वो हो जाएगी एकदम से 10 की, मान लीजिए 20 लाख हो गई। 10 की कितनी हो गई, 20 लाख। तो क्या उनका रहेगा पर कैपिटा इनकम 1 लाख एक बंदे का, नहीं, अपने आप कम हो जाएगा। क्यों, आबादी बढ़ जाएगी। जो पहले एक बंदा मान लीजिए 1 लाख में कर रहा है, अब कोई दूसरा बंदा आ रहा है जिसके पास नौकरी नहीं है, वो बोलेगा जी मैं तो आपका काम 30,000 में कर दूंगा, अब मुझे पैसा दो, मैं रोटी तो खाऊं, मैं 30,000 में कर दूंगा। तीसरा बंदा आएगा, वो बोलेगा जी मैं आपका काम 20,000 में कर दूंगा। जब आबादी बढ़ेगी तो वो बोलेगा ना भाई रोटी खानी सबको, वो बोलेगा मैं आपका काम सस्ते में कर दूंगा। तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। और भी कई कारण हो सकते हैं, पॉपुलेशन तो होता ही है, लेकिन पॉपुलेशन इज द मेन कारण, ठीक है। पॉपुलेशन इज द मेन कॉज, ठीक है। आगे बढ़ते 78 की ओर। When the analysis of the population density is done by calculating its through net cultivated area, then the measure is termed as। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण नेट खेती क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है तो इस पर किसका रूप में कहा जाता है, यह बोला जाता है आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, शारीरिक घनत्व,
शारीरिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, याद रखिएगा 79 की ओर बढ़ते हैं। द सीएसओ अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन, सीएसओ ने डैश में सकल मूल्य वर्धित ग्रॉस वैल्यू एडिट की अवधारणा को अपनाया। कब अपनाया था? ये अपनाया था आपका 2015 में। 2015 में क्या हुआ था आपका? 2015 में क्या हुआ था? फाइनेंस कमीशन को खत्म करके नीति आयोग कर दिया गया था कि नहीं है? अच्छा, सही कह रहे हो। तो 2017 में क्या हुआ था फिर? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Who published the logistics equation model of population growth in 1838? 1838 में जनसंख्या वृद्धि में लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को किसने प्रकाशित किया था? ये प्रकाशित किया था आपने किसने? पेरी फ्रैंकोइस बर्हुलिस्ट, पियरे फ्रैंकोइस बेरहुनसिस्ट, पता नहीं कैसे कैसे नाम है यार, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाएगी तो क्षमा कर दीजिएगा दोस्तों। आगे मैं थोड़ा देखूंगा, हिंदी को थोड़ा इंप्रूव करूंगा, ठीक है। 81 की ओर बढ़ते हैं। द वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश इन द ईयर डैश प्रपोज्ड अ न्यू इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट टू बी रेफर्ड एज एन NM2। वर्ष डैश में डैश की अध्यक्षता में कार्य समूह के एक नए मध्यवर्ती मौद्रिक कुल के रूप में NM2 को प्रस्तावित किया। किसने किया था और किस ईयर में किया था? ये कर रहा था आपका डॉक्टर YV रेड्डी। कब? 1998 में। डॉक्टर YV रेड्डी कब? 1998 में, ठीक है। 82 की ओर बढ़ते हैं। द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 डिफाइंस यूथ एज अ पॉपुलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ डैश एंड डैश। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा की परिभाषा डैश और डैश वर्ष की आयु के बीच की होती है। तो कब की होती है आपकी? ये होती है आपकी 15 से 29। कब होती है आपकी? 15 से 29। तो आप अगर 28 साल के हैं, 27 साल के, तो आप युवा हैं, समझ गए। और जो कोई बंदे 52 साल के, 55 साल के, तो वो भी युवा है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि युवा है, युवा नेता है, नाम नहीं लूंगा, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, समझ जाइए किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। युवा नेता है हमारे, बड़ी क्या कहते हैं, आपकी सफेद सफेद दाढ़ियां हैं, ठीक है, लेकिन ये युवा है। चलो आगे बढ़ते हैं 83 की ओर। एज पर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया, अ मार्जिनल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर। भारत की जनगणना के अनुसार एक सीमांत कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो आंसर इसका, सॉरी माफ कीजिएगा, आंसर थोड़ा टाइप हो गया है, लेस देन 183 डेज और 6 मंथ इन अ ईयर। एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम जो काम करेगा वो आपका मार्जिनल वर्कर की कैटेगरी में आ जाएगा, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना के अनुसार, ठीक है। 84 की ओर बढ़ते हैं। इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस इज शेयर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो। तो बेसिकली प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके तहत जो है घर बनाने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, समतल क्षेत्रों में सहायता की इकाई लागत का अनुपात केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच क्या है? तो केंद्रीय और राज्य सरकार कितना कितना हिस्सा बांट रही है? ये बांट रही है कितना कितना? 60-40, 60-40, ठीक है। 60% जो है वो आपको केंद्र सरकार दे रही है, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपका जो राज्य सरकार है वो 40% दे रही है, ठीक है, समझ गए, आया ना। 85 की ओर बढ़ते हैं। What challenge does foreign investment often face in India? भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? ये करना पड़ता है किसका? आपका ये करना पड़ता है आपका इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। आंसर नंबर हो जाएगा सी, असंगत नियामत वातावरण। वातावरण इतना गंदा होगा तो कहां से इन्वेस्टमेंट आएगी? तभी तो आपकी 1991 में LPG लाई गई थी, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके तहत क्या था? जितने भी कानून थे वो कम कर दिए गए। ब्यूरोक्रेट, सरकारी भवनों के, सरकारी कमरों के चक्कर लगाना कम कर दिया जाए और जल्दी जल्दी हो जाए। इस वजह से तो आपका लाया गया आपका डिजिटल इंडिया, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। इन विच ईयर वाज द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च? स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था आपका कब? ये लॉन्च किया गया था आपका 2015 में। 2015 में और क्या लॉन्च किया गया था? डिजिटल इंडिया, पढ़ाया ना अभी हमने। डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया था? 2015 में। जन धन योजना अकाउंट कब शुरू किया गया था आपका? बताना कमेंट बॉक्स में, पढ़ के आए हम। 89 की ओर बढ़ते हैं। इफ GNP is 16% higher than the last year, the rate of the inflation is 9%. Production in the economy has grown by. यदि GNP पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है तो मुद्रास्फीति की दर 9% है।
तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा आपका, ये बढ़ जाएगा आपका कितना 7%, कितना बढ़ जाएगा आपका 7%। हम पढ़ेंगे कैसे निकाला जाता है पूरा आपका ये क्वेश्चन जो है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना रट्टा मार लीजिए, ठीक है। 90 की ओर बढ़ते हैं। हारोल्ड डोमर मॉडल वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द डैश 5 ईयर प्लान। अब सबको पता होगा क्वेश्चन, हारोल्ड डोमर मॉडल कब का है आपका, ये फर्स्ट ईयर था। पीसी माहौल बन कौन सा तब का, पीसी माहौल बनर, ये थे आपके सेकंड वाले। फर्स्ट कौन सा था, हैरोल्ड डोमर, ठीक है। 91 की ओर बढ़ते हैं। When was the राष्ट्रीय सहायता बीमा योजना introduced to provide the health insurance to people who below the poverty line? गरीब रेखा के नीचे के लोगों के स्वास्थ्य बीमा को प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब लाई गई थी, ये लाई गई थी आपकी 2008 में। कब लाई गई, 2008 में। आयुष्मान भारत योजना, आभा योजना, ये सब क्या है आपकी, इसी के लिए तो है ना। आगे बढ़ते हैं। जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये भी इसी के तहत खोले गए हैं, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए दवाई कोई भी ले सकता है, हम बात करें पॉवर्टी लाइन की, तो 2008 में लाई गई थी, ठीक है। 92 की ओर बढ़ते हैं। इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द गवर्नमेंट रन अ बजट डेफिसिट? सरकार किस स्थिति में घाटे का बजट बनाती है, कब बनाती है भैया, बजट घाटे में। डेफिसिट बजट क्या होता है, जब घाटे में चले जाए। कब होता है, जब खर्चा ज्यादा हो जाए और आमदनी अठन्नी हो जाए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, क्या आंसर हो जाएगा उसका, आंसर हो जाएगा ए। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ जाए, किससे, रेवेन्यू से, कमाई से, वही आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जब जो खर्चा है वो ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू से कम, सरकार कमा रही है 2 लाख करोड़ रुपए, सब्सिडी बांट रही है 3 लाख करोड़ की, तो क्या होगा, बजट डेफिसिट हो जाएगा। क्या वो जो 1 लाख करोड़ की कमी है वो कहां से आएगी, कर्जा ही तो लेगी भैया। सरकार क्या लेगी, बॉन्ड जारी करेगी, अपनी संपत्ति को बेचेगी, एसेट को बेचेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, जो लोन लेगी वो चुकाएंगे भी तो सही ना। हमारे पिताजी का थोड़ी ना पैसा है जो हम पैसे ले रहे हैं, चुकाना नहीं है, उनको चुकाना है भैया, चुकाना है उनको, विद इंटरेस्ट चुकाना है। कौन चुकाएगा, हम और आप ही चुकाएंगे टैक्स के रूप में, समझ गए। तो नेताओं को बोलो पार्लियामेंट चलाएं, ये हाँ हो वहा वो करने से जनता का पैसा बर्बाद ना करें। डिस्कशन करने के लिए आपको चुन के भेजा, डिस्कशन करें, और इंपॉर्टेंट जितने भी आपके लिबरलाइजेशन जो कानून है उसको पास करिए जो देश के हित में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 93 की ओर और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज? फिशर का विनियमित समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर नंबर सी, एम बी इजिकल टू पी टी, एम बी इजिकल टू पी टी। सो खत्म होता है दोस्तों आज का लेक्चर हमारा इकोनॉमी का। जो भी हमने इकोनॉमी में पूछे गए थे आपके सितंबर में, सारे हमने कवर कर लिया आज के क्लास में, सीजल में। अब जल्दी मैं देख रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट कौन सा बनाना है, किस प्रीवियस ईयर पे आप चाहते हैं, या कोई सी सब्जेक्ट किसी टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, या प्रीवियस ईयर की आप सीरीज चाहते हैं, कौन से एग्जाम पे चाहते हैं, समझ गए, कौन सा एग्जाम, जीडी पे चाहते हैं, शैनो पे चाहते हैं, एमपीएस पे चाहते हैं, किस पे चाहते हैं, सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी तो दोस्तों माफ कर दीजिएगा, ठीक है, गलती होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जितने भी आपने क्वेश्चन देखे हैं सुने हैं सब भूल जाओगे, ये मेरा हाय है आपको, समझ गए। तो ऐसी कुछ नहीं, मजाक कर रहा, देखिएगा बार बार देखिएगा, इसको रट्टा मारिएगा, क्वेश्चन जो है वो यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं, ठीक है, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे कोई इंप्रूवमेंट करना था वो बताइए, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे चाहते हैं आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अभी 1-2 वीडियोस रहती हैं सीजीएल की, वो भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स की रहती है वो भी कर लेंगे हम, 1-2 टॉपिक और रहते हैं वो खत्म फटाफट करवा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, दोस्तों का नहीं, अपने परिवार का। दोस्तों आज हैं कल नहीं है, परिवार माता पिता हर जगह है, हमेशा है, ठीक है। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।